Hello students, welcome to your own YouTube channel Study with Ehsan and I am Ehsan Anwar again at your service with a new video. So let's start. Students, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल से क्लियर है कि आज के इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश ग्रामर टेस्ट सीरीज़ के टेस्ट 5 के आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि किस तरह उस पार्टिकुलर क्वेश्चन नंबर का वो पार्टिकुलर ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट्स है, क्या लॉजिक है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की सारी यूजफुल वीडियो आपको मिलती रहे और आप अपने एग्जाम की तैयारी अच्छी तरह कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। Students, you can see question number 1 of test 5 on the board. We are happy to dash the receipt of your order number 4071 dated 21st 11/2020 and the given options were admit, accept, acknowledge and respond. तो स्टूडेंट्स, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है और ये कई दफ़ा डिफरेंट एग्जामिनेशंस में पूछे जा चुके हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें बस ये बात मालूम होनी चाहिए कि जब कभी भी हम कहीं कोई ऑर्डर देते हैं या कोई फिरते हैं, कोई अमाउंट पे करते हैं तो उसके प्रूफ के तौर पर हमें एक रिसिप्ट दिया जाता है और इस रिसिप्ट को लेने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में जिस वर्ड का यूज़ होता है वो वर्ड है एक्नॉलेज। यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक्नॉलेज। और ये किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में। डैट मीन्स के ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, he was caught red-handed and could not dash the charge and the given options were refute, refuse, rebuke, revoke. तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये मालूम हो कि जब कभी भी कोई रेड हैंडेड पकड़ा जाता है तो उस पर जो इल्ज़ाम लगे हैं वो अपने इल्ज़ाम को किस तरह एक्सप्लेन करता है और अपना बचाव करता है। तो उसके लिए एक वर्ड यूज़ होता है रिफ्यूट। रिफ्यूट यानी कि अपने ऊपर लगे हुए इल्ज़ाम को एक्सप्लेन करना, उसे गलत बताना, और यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि बाकी ऑप्शंस को अगर आप देखेंगे, रिफ्यूज़ मीन्स इनकार करना जो यहाँ पे सेट नहीं कर रहा, रिब्यूक का मतलब होता है डांटना जो यहाँ पे कोई सेंस नहीं है, और रिवोक का मतलब होता है पहले से चल रहे किसी रूल को, नियम को समाप्त करना, जो भी यहाँ पे सेट नहीं कर रहा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, रिफ्यूट। क्वेश्चन नंबर 3, The lame boy tried to climb up the staircase without dash help and the given options were little, any, some, many. तो स्टूडेंट्स, ये जो सेंटेंस है क्वेश्चन नंबर 3 में, ये आपका निगेटिव सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे वर्ड विदाउट का यूज़ किया गया है जिससे ये सेंटेंस आपका निगेटिव हो गया है। तो हमें दो पैटर्न याद रखने हैं कि जब भी निगेटिव सेंटेंस होता है, निगेटिव सेंस में सेंटेंस होता है तो विदाउट एनी हेल्प का यूज़ किया जाता है, और अगर सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो विद सम हेल्प, इस तरह हम लिखते हैं। तो ये निगेटिव सेंटेंस है तो क्या हो जाएगा? विदाउट एनी हेल्प, और एनी आपका किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में। देयरफॉर ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, ओनली वन ऑफ द बॉयज डैश नॉट डन द होमवर्क गिवन येस्टरडे एंड द गिवन ऑप्शंस वर हैव, हैज़, कैन, कुड। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन पे ध्यान दें और स्पेशली इस वर्ड पर नॉट डन, नॉट डन यानी कि डैश नॉट डन। तो आप देखेंगे कि ऑप्शन सी कैन नॉट डन, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि कैन के साथ कैन नॉट डू का इस्तेमाल होता है, तो कैन आपका ऑप्शन होगा नहीं। सिमिलरली कुड, कुड नॉट डन ये भी सही नहीं है क्योंकि हमें मालूम है कि कुड नॉट डू लिखा जाता है, कुड नॉट डन नहीं। फिर उसके बाद आपके सिर्फ दो ऑप्शंस बच गए, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, हैव एंड हैज़। तो फिर अगर आप स्टूडेंट्स ये देखते हैं कि ओनली वन ऑफ द बॉयज़, वन ऑफ द बॉयज़, सिर्फ एक लड़का, तो आपका सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? सिंगुलर है, और हमें मालूम है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज़ नहीं किया जाता। तो क्या ऑप्शन हमारा सही हो गया? ऑप्शन बी, हैज़, यानी कि ओनली वन ऑफ द बॉयज़ हैज़ नॉट डन द होमवर्क गिवन यस्टरडे, सिर्फ एक बच्चे ने कल के दिए गए होमवर्क को कंप्लीट नहीं किया है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन बी, हैज़। क्वेश्चन नंबर 5, इट इज़ टाइम वी डैश विद डिटर्मिनेशन एंड द गिवन ऑप्शंस वर एक्ट,
एक्टेड, हैव एक्टेड, विल एक्ट। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइप है क्वेश्चन का और ये कई दफ़ा आपके एग्जामिनेशन में आ भी चुका है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स हमें बस एक पैटर्न को याद रखना है कि जब कभी भी इट इज़ टाइम और इट इज़ हाई टाइम, यानी कि यही समय है और यही उचित समय है किसी काम को शुरू करने का, तो जब भी आपका सेंटेंस इससे शुरू होता है तो आने वाला वर्ब हमेशा पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म में होता है, यानी कि V2 फॉर्म में। तो आपके किस ऑप्शन में वर्ब पास्ट फॉर्म में है? ऑप्शन बी में। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक्टेड। दैट मीन्स कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इट इज़ हाई टाइम वी एक्टेड विद डिटर्मिनेशन। क्वेश्चन नंबर 6, when the thief entered the house, the inmates dash in the hall and the given options were slept, were sleeping, slept, had been sleeping। तो स्टूडेंट्स ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत ही इजी है। अगर इस क्वेश्चन के मीनिंग पर आप ध्यान देते हैं कि जब थीफ घर में इंटर हुआ तो इनमेट्स क्या कर रहे थे? सो रहे थे। तो हमारा सो रहे थे, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, वर स्लीपिंग, यानी कि जब थीफ इंटर हुआ तो इनमेट्स सो रहे थे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, आई फेल्ट एज इफ द ग्राउंड वर डैश बीनीथ माई फीट एंड द गिवन ऑप्शंस वर स्लीपिंग, सिंकिंग, स्मैशिंग, क्रम्बलिंग। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इन गिवन ऑप्शंस के मीनिंग मालूम होने चाहिए। और इसका मीनिंग क्या है? स्लीपिंग यानी कि फिसलना, सिंकिंग धंसना, स्मैशिंग तोड़ना और क्रम्बलिंग टूटकर बिखर जाना। और जब आप क्वेश्चन को देखेंगे तो क्या मालूम होता है कि ऐसा फील हुआ कि पाँव के नीचे से ज़मीन क्या हो रही थी? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? धंस रही थी, सिंकिंग धंस रही थी, क्योंकि ज़मीन धंस जाती है, ना ही ये फिसलती है, ना ही टूटती है और ना ही टूटकर बिखर जाती है। तो इन गिवन ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया? मोस्ट एप्रोप्रिएट हो गया ऑप्शन बी, सिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 8, द फर्नीचर डैश टू बी डिलीवर्ड टुडे एंड द ऑप्शंस वर इज, आर, हैव, वर। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये जानना है कि बहुत सारे नॉन्स ऐसे हैं जो बहुत सारी चीज़ों का बोध कराते हैं, लेकिन फिर भी उनका यूज़ इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश ग्रामर में सिंगुलर की तरह ही होता है। और जैसा कि आपने देखा, फर्नीचर एक नॉन है और फर्नीचर का मीनिंग बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन फिर भी इसे हम सिंगुलर ही मानकर यूज़ करते हैं। तो सिंगुलर, जब फर्नीचर सिंगुलर है तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इज। देयरफॉर ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, द टीचर गिव्स मेनी एग्जाम्पल्स टू डैश द आइडिया कंटेन्ड इन द पोएम एंड द गिवन ऑप्शंस वर ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग इन, ब्रिंग फॉर्थ एंड ब्रिंग आउट। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इन सारे ऑप्शंस के सबसे पहले जो कि फ्रेजल वर्ब्स हैं, हर ऑप्शन में फ्रेजल वर्ब आपका गिवन है, इनके मीनिंग मालूम होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब इसके मीनिंग को आप देखते हैं तो ब्रिंग अबाउट पूरा करना, ब्रिंग इन लाना, ब्रिंग फॉर्थ सामने लाना, ब्रिंग आउट निकालना या निकाल कर सामने लाना। तो कौन सा ऑप्शन आपका मोस्ट एप्रोप्रिएट यहाँ है कि टीचर्स जो हैं वो किसी भी पीस ऑफ टेक्स्ट में या किसी पोएम में जो भी मीनिंग छुपा होता है उसे निकाल कर बच्चों के सामने लाते हैं ताकि बच्चे उसे आसानी से समझ सकें। तो निकाल कर सामने लाना या निकालना किस ऑप्शन का मीनिंग है? ब्रिंग आउट। देयरफॉर आपका मोस्ट एप्रोप्रिएट एंड द करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ब्रिंग आउट। क्वेश्चन नंबर 10, द थीफ एक्सप्लेन्ड हाउ ही डैश फ्रॉम द जेल एंड द गिवन ऑप्शंस वर escapes, had escaped, escaped, has escaped। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के जब आप टेंस पर ध्यान देते हैं तो आपको मालूम होता है कि ये सेंटेंस आपका पास्ट फॉर्म में है और पास्ट में भी कौन? सिंपल पास्ट फॉर्म में है। द थीफ एक्सप्लेन्ड कि थीफ ने एक्सप्लेन किया कि वो जेल से कैसे भागा, यानी कि हमारा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा? एस्केप का पास्ट फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म, जो कि आपका ऑप्शन सी में है।
therefore option C will be the correct option. The thief explained how he escaped from the jail. ये आपका पास्ट फॉर्म में था और सिंपल पास्ट फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 11, tourists always enjoyed dash the setting sun in the Darjeeling hills and the given options were to watch, watching, in seeing, seeing. तो स्टूडेंट्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो ये देख लें कि एंजॉय डैश द सेटिंग सन। तो सेटिंग सन को वॉच किया जाता है, सी नहीं किया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन डी और ऑप्शन सी तो ऐसे ही नहीं होगा। और जब कभी भी इंजॉय वर्ड यूज़ करते हैं तो इंजॉय वर्ड के बाद हमारा वर्ब आईएनजी फॉर्म में आता है, यानी कि वर्ब आईएनजी फॉर्म में आएगा तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए टू वॉच तो होगा नहीं, देयरफॉर ऑप्शन बी वॉचिंग इज द करेक्ट ऑप्शन। टूरिस्ट्स ऑलवेज एंजॉयड वॉचिंग द सेटिंग सन इन द दार्जिलिंग हिल्स एंड ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Question number 12. He thanked me for what I dash. And the given options were do, have done, did, does. तो स्टूडेंट्स ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन कई दफ़ा एग्जामिनेशन में आते रहते हैं और ये एक कंफ्यूजिंग टाइप क्वेश्चन भी है। बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती कर देंगे, लेकिन हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसके टेंस पे ध्यान देना है। और जब आप इसके टेंस पे ध्यान देंगे तो आपको पता होगा कि ये टेंस कौन है, ही थैंक्ड मी, यानी कि ये सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में है। ही थैंक्ड मी फॉर व्हाट आई डैश। तो ये जब सिंपल पास्ट में है तो हमारा ऑप्शन भी उसी टेंस में होगा, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस में। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? डू प्रेजेंट में है, ये होगा नहीं। हैव डन प्रेजेंट में है, होगा नहीं। डज प्रेजेंट में होगा नहीं। और तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी डिड, यानी कि डू का पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म क्या होता है? डिड। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी डिड, यानी कि ही थैंक्ड मी फॉर व्हाट आई डिड। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया जो भी मैंने उसके लिए किया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स ये था इंग्लिश ग्रामर टेस्ट सीरीज के टेस्ट 5 का एक्सप्लेनेशन जो आज आपने देखा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की सारी यूज़फुल वीडियो आपको मिलती रहे और आप अपनी तैयारी अच्छी तरह कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए क्वेश्चंस एंड नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू।